आइए आज हम आगे स्टडी करेंगे। उदाहरण 2.7। हम एक सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम का दोलन काल ज्ञात करते हैं। दोलन काल का मतलब कि एक, जैसे मान लीजिए हम इस चीज से समझ सकते हैं, जैसे झूला, किसी पेड़ में झूला होता है तो एक तरफ से दूसरी तरफ जाए और फिर से उसी तरफ आ जाए, तो इसका जो टाइम होता है, इस पूरे राउंड को एक दोलन कहते हैं और इस दोलन में लगे समय को दोलन काल या आवर्त काल कहते हैं। तो कह रहा है कि हम एक सरल लोलक का दोलन काल ज्ञात करते हैं। प्रयोग के क्रमिक मापनों में लिए गए पाठ्यांक हैं। पहली बार नापा तो 2.63 सेकंड आ गया, दोबारा 2.56 सेकंड, तिबारा 2.42 सेकंड, चौथी बार में 2.71 सेकंड एवं पांचवी बार में 2.80 सेकंड। तो कह रहा है निरपेक्ष त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि एवं प्रतिशत त्रुटि परिकलित कीजिए। तो हमें इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं। कह रहा है वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। एक सरल लोलक है जिसको सिंपल पेंडुलम कह रहा है, उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी दोलन का समय नाप रहा है। कह रहा है इन सक्सेसिव मेजरमेंट, मतलब क्रमबद्ध तरीके से जो माप की जा रही है, द रीडिंग टर्न आउट टू बी। तो रीडिंग क्या आ रही है? 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.7 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। तो कह रहा है कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर यानी निरपेक्ष त्रुटि को इंग्लिश में एब्सोल्यूट एरर कहेंगे, सापेक्ष त्रुटि को रिलेटिव एरर एवं प्रतिशत त्रुटि को परसेंटेज एरर। तो इनको हमें कैलकुलेट करना, परिकलित करना का मतलब कैलकुलेट करना है। तो हमने बताया था कि किसी चीज का औसत निकालने के लिए जरूरी है कि जितने नंबर हो और उस नंबर को जोड़ करके उतने से भाग दिया जाए। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 बार कैलकुलेशन किया गया है, तो इनको जोड़ करके अगर 5 का भाग दे दिया जाए तो दोलन काल यानी ऑसिलेशन के पीरियड का, टाइम पीरियड का हमें औसत दोलन काल यानी एवरेज ऑसिलेशन पीरियड मिल जाएगा। तो टी इक्वल टू देखिए सबको जोड़ दिया और 5 का भाग दे दिया, क्योंकि 5 बार है, 5 का भाग दे दिया। इनको सॉल्व किया तो आ गया 2.62 सेकेंड। दोलन काल, औसत दोलन काल हमारा आ गया 2.62 सेकेंड, क्योंकि सभी काल 0.01 सेकेंड के विभेदन तक मापे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी दोलन काल है वो पॉइंट के बाद 2 अंक तक नापे गए, 2 अंक तक। तो मिनिमम कितना नापा जा सकता है, कम से कम कितना नापा जा सकता है 2 अंक तक, वो है 0.01 सेकेंड। तो इसीलिए कह रहा है क्योंकि सभी काल 0.01 सेकेंड के विभेदन तक मापे गए हैं, इसलिए समय की सभी मापे दूसरे दशमलव स्थान तक हैं। इस औसत काल को भी दूसरे दशमलव स्थान तक लिखना उचित है। तो चूंकि 2 अंक तक सारे नापे गए हैं, तो इसीलिए कह रहा है कि 2 अंक तक लिखना उचित है। तो 2 अंक तक लिखा गया है। यहाँ भी देखिए 2 अंक तक निकाला गया है, क्योंकि निकला तो 3 अंक तक है, लेकिन 2 अंक तक लिखेंगे। और ये 5 होता तो इधर एक बढ़ाते, लेकिन ये 5 से कम है, इसलिए 2 ही रहेगा। और इसको बढ़ाने से पहले भी हमको देखना पड़ेगा कि ये ऑड नंबर है कि इवन नंबर है, जैसा कि हम पहले चैप्टर में पढ़े थे। तो इसको देखते हैं। वो सिग्निफिकेंट फिगर में हमने पढ़ा था केमिस्ट्री में। तो वही कह रहा है कि अब देखिए मापन में त्रुटियां, मापन में कितनी त्रुटि हो सकती है। तो जो हमने एवरेज यानी औसत
दोलन काल निकाला है उसमें सबको घटा देंगे। तो औसत दोलन काल जो है देखिए 2.62 सेकंड हमने निकाला है, तो जो 5 बार नापा गया है उसमें से घटा देंगे। पहले इसमें घटाया तो इतना आ गया, इसमें घटाया तो इतना आ गया। अब देखिए ये कम है, ये ज़्यादा है तो निगेटिव यानी ऋणात्मक मान आया। ये कम है, ज़्यादा है तो ऋणात्मक मान आया है। ये ज़्यादा है, कम है तो धनात्मक आया है। ज़्यादा है, कम है तो धनात्मक आ गया। तो ये औसत में से सबको घटा दिया गया। अब कह रहा है ध्यान दीजिए त्रुटियों के भी वही मात्रक हैं जो मापी जाने वाली राशियों के हैं। अब इधर यानी त्रुटि हो रही है तो जाहिर सी बात है कि मात्रक तो वही रहेगा। सभी निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य यानी समांतर माध्य के लिए हम केवल परिमाण लेते हैं। तो समांतर माध्य के लिए ये जो हमारा यूनिट है जिसको मात्रक कहते हैं उसको नहीं लिया जाता, केवल परिमाण लिखा जाता है। हमने बताया था परिमाण का मतलब कुछ भी हो उसके पहले लिखी गई संख्या। 10 लीटर है तो 10 परिमाण है, 10 मीटर है तो 10 परिमाण है, 10 किलोग्राम है तो 10 परिमाण है, आगे वाली राशि मात्रक है। तो अब हम इसका जो है सभी निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम सिर्फ परिमाण ले रहे हैं तो इसमें न मात्रक आएगा और ना ही साइन आएगा, न मात्रक आएगा और ना साइन आएगा। तो डेल्टा टी माध्य यानी डेल्टा टी मीन कितना हो जाएगा, ऑसिलेशन के पीरियड का मीन अगर निकालें तो इन सब को जोड़ देंगे। तो देखिए सबको जोड़ दिया और कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है तो 5 का भाग दे दिया तो ये आ गया 0.11 सेकेंड। तो ये डेल्टा टी का माध्य निकल के आ गया 0.11 सेकेंड। अब देखिए इसका अर्थ है कि सरल लोलक का दोलन काल 2.62 प्लस माइनस 0.11 सेकेंड है। अब देखिए हमने जो माध्य निकाला वो इतना और मीन निकल के आ गया इतना। तो जो माध्य निकाला था और जो मीन निकल के आया है प्लस माइनस उतना ही होगा। मतलब इससे 0.11 सेकेंड या तो कम होगा आवर्तकाल या दोलन काल, या तो 0.11 सेकेंड ज्यादा होगा, इसीलिए प्लस माइनस दोनों लगा दिए। अर्थात इसका मान एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, अथवा एक बार इसको जोड़ेंगे तो 2.73 सेकेंड आ जाएगा और एक बार इसमें 0.11 घटाएंगे तो 2.51 सेकेंड के बीच है। तो इसी दोनों राशियों के बीच में ही इसका दोलन काल है। क्योंकि सभी निरपेक्ष त्रुटियों यानी एब्सोल्यूट एरर का समांतर माध्य 0.11 सेकेंड है, अतः इस मान में सेकेंड के 10वें अंश में पहले से ही त्रुटि है। तो यहाँ पर देखिए समझने की बात यह है कि जो ये पॉइंट कह रहा है कि क्योंकि सभी निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य 0.11 सेकेंड है, अतः इस मान में सेकेंड के 10वें अंश में पहले से ही त्रुटि है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित कीजिए, जब माध्य निकाला गया तो 0.54 सेकेंड अपान 5 लिखा गया। अब इसको अगर भाग देंगे तो यहाँ पर 5 होता अगर, तब ये 0.11 सेकेंड आता। तो इसलिए कह रहा है कि 10वें अंश में पहले से ही त्रुटि है। तो यहाँ 5 होता तब 1 आता, लेकिन हमने 5 मान के यहाँ 1 कर दिया है कैलकुलेट करने के हिसाब से। तो इसीलिए कह रहा है क्योंकि सभी निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य 0.11 सेकेंड है, अतः इस मान में सेकंड के 10वें अंश में पहले से ही त्रुटि है। इसलिए दोलन काल का मान सेकंड के 100वें भाग तक व्यक्त करने का कोई अर्थ नहीं है। जब 10वें अंक में त्रुटि हो गई तो 100 तक क्यों हम व्यक्त करेंगे। इसको व्यक्त करने का अधिक सही ढंग इस प्रकार है। अब अधिक सही ढंग क्या है कि इस अंक को छोड़ के पॉइंट के एक ही अंक तक इसको नापा जाए, क्योंकि इसमें तो त्रुटि है। तो t इक्वल टू 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, इस अंक को लास्ट वाले को छोड़ दिया जाए। तो अगर प्लस माइनस ऐसा होगा तो अब देखिए आगे क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए अंतिम संख्यांक 6 विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि अगर इसमें प्लस माइनस 0.1 का मतलब प्लस माइनस 0.1 का अंतर है, यानी ये 5 भी हो सकता है अगर एक घटा दें और 7 भी हो सकता है अगर एक जोड़ दें। तो वही कह रहा है कि लास्ट वाला छठवां ये जो 6 लिखा गया है ये विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि 5 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है, क्योंकि प्लस माइनस 0.1 है। अगर प्लस कर देंगे तो 7 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि ध्यान दीजिए अंतिम संख्यांक 6 विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि यह 5 एवं 7 के बीच कुछ भी हो सकता है। इस तथ्य को इस उदाहरण में आपेक्षिक त्रुटि इस तथ्य को संकेत के रूप में हम इस प्रकार कहते हैं कि माप में 2 सार्थक अंक हैं। इस प्रकरण में 2 सार्थक अंक 2 तथा 6 हैं। तो देखिए 2 सार्थक अंक 2 तथा 6 हैं कह रहा है, प्लस माइनस 0.1 की त्रुटि है। तो उसको इस तरह कहेंगे कि संकेत के रूप में हम इस प्रकार कहते हैं कि माप में 2 सार्थक अंक हैं। इस प्रकरण में 2 सार्थक अंक 2 तथा 6 हैं। 2.6 लिखा गया तो 2 और 6, जिनमें 2 विश्वसनीय है और 6 में त्रुटि संबद्ध है, क्योंकि 2.6 प्लस माइनस 1 लिखा गया है। इसका मतलब 6 5 हो सकता है और 7 भी हो सकता है। तो वही कह रहा है कि 2 तो विश्वसनीय है क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन 6 में त्रुटि संबद्ध है। अनुभाग 2.7 में आप सार्थक अंकों के विषय में और विस्तार से सीखेंगे। आगे सार्थक अंक दिया गया है, वैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। इस उदाहरण में आपेक्षिक त्रुटि अथवा प्रतिशत त्रुटि है। तो आपेक्षिक त्रुटि या प्रतिशत त्रुटि, तो आपेक्षिक त्रुटि यही हो जाएगी डेल्टा ए इक्वल टू मिनिमम जो त्रुटि होगी और अपान जो टोटल निकल के आया है। तो यहाँ पर देखिए त्रुटि 0.1 की है और जो पहले नंबर लिखी गई है वो 2.6 है, तो 0.1 अपान 2.6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0.1 अपान 2.6 हो गया। इतने की त्रुटि पीछे इसका उदाहरण भी दिया गया है और ये हमारी अपेक्षित त्रुटि आ जाएगी डेल्टा एच इक्वल टू 0.1 अपान 2.6, और अगर 100 का गुणा कर देंगे तो यही प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो रिलेटिव एरर अगर हमको देखना है तो 0.1 अपान 2.6 होगी, और अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो इसी में 100 का गुणा कर देंगे तो 4% आ जाएगा। तो 4% हमारी प्रतिशत त्रुटि है। अब इसको पढ़ लेते हैं जो बॉक्स में लिखा है। आप कह सकते हैं इस स्तर तक आने के बाद यह कैसा अटपटा प्रश्न है, लेकिन जरा सोचिए कि यदि यह रेखा सरल रेखा ना हो तो अपनी अभ्यास पुस्तिका में या श्याम पट जिसको ब्लैक बोर्ड कहते हैं पर एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचिए। ठीक है, इसकी लंबाई मापना भी कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। आप एक धागा लेंगे, इसे रेखा के ऊपर सावधानी पूर्वक रखेंगे, फिर धागे को फैलाकर इसकी लंबाई माप लेंगे। अब कल्पना कीजिए कि आपको राष्ट्रीय राजमार्ग यानी जो जीटी रोड है कि या किसी नदी की या 2 रेलवे स्टेशनों के बीच रेल की पटरियों की या 2 राज्यों अथवा देश के बीच की सीमा रेखा की लंबाई मापनी है। तो इसके लिए यदि आप 1 मीटर या 100 मीटर की रस्सी लें, इसे रेखा के अनुदिश रखें, बार बार इसकी स्थिति बदल कर आगे ले जाएं, तो इसमें जो मानवीय श्रम समय और खर्च आएगा वह उपलब्धि के अनुपात में बहुत अधिक होगा। मतलब जितना हम प्राप्त नहीं करेंगे उससे ज्यादा हमारा नुकसान होगा। तो वही कह रहा है कि मानवीय श्रम समय और खर्च बहुत आएगा और उपलब्धि के अनुपात में। इसके अतिरिक्त इस महत्व कार्य में त्रुटियां अवश्य में आ जाएंगी, अवश्य में आ जाएंगी। तो त्रुटियां भी इसमें होंगी जब बार बार नापेंगे। इस सिलसिले में एक रोचक तथ्य आपको बताएं, फ्रांस और बेल्जियम की उभयनिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। उभयनिष्ठ का मतलब फ्रांस की भी वो सीमा रेखा और बेल्जियम की, जैसे भारत और पाकिस्तान है उनके बीच जो सीमा है वो पाकिस्तान की भी है और भारत की भी है।
दोनों देशों के राजकीय दस्तावेजों में दर्ज उसकी लंबाई में बहुत अंतर है। एक कदम और आगे बढ़ें और समुद्र की तटरेखा अर्थात वो रेखा जिस पर समुद्र और जमीन एक दूसरे से मिलते हैं के बारे में विचार करें। इसकी तुलना में तो सड़कों और नदियों में काफी हल्के मोड़ होते हैं। इस सब के बावजूद सभी दस्तावेजों में, दस्तावेज का मतलब जो लेखा जोखा रखा गया है, जैसे हाई स्कूल इंटर आपने पास किया तो आपके दस्तावेज यूपी बोर्ड में रखे हैं, उसमें सब आपके बारे में लिखा गया है, जिनमें हमारी स्कूल की पुस्तकें भी शामिल हैं। इन सब के बावजूद सभी दस्तावेजों में, जिनमें हमारी स्कूल की पुस्तकें भी शामिल हैं, गुजरात या आंध्र प्रदेश के समुद्र तट की लंबाई या दो राज्यों के बीच की सीमा रेखा की लंबाई आदि के बारे में सूचनाएं दर्ज हैं। रेल के टिकटों पर स्टेशनों के साथ उनके बीच की दूरी भी छपी रहती है। आपने सड़कों के किनारे किनारे लगे मील के पत्थर देखे होंगे। ये विभिन्न शहरों की दूरियां बताते हैं। आखिर यह सब किया कैसे जाता है? आपको यह तय करना होता है कि किस सीमा तक त्रुटि सहन की जा सकती है और मापने के प्रक्रम पर अधिकतम खर्च कितना करना है। अगर आपको कम त्रुटियां चाहिए तो इसके लिए उच्च तकनीक यानी हाई टेक्नोलॉजी और अधिक खर्च की आवश्यकता होगी। यह कहना पर्याप्त होगा कि इसके लिए काफी उच्च स्तर की भौतिकी, गणित, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होगी। इसका संबंध फ्रैक्टल्स के क्षेत्र से है, जो सैद्धांतिक भौतिकी में कुछ समय से काफी लोकप्रिय है। इस सब के बावजूद जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उन पर कितना विश्वास किया जाए यह कहना कठिन होता है, जैसा फ्रांस और बेल्जियम के दृष्टांत से स्पष्ट ही है। बात चल रही है तो आपको बता दें कि बेल्जियम और फ्रांस की यह विसंगत फ्रैक्टल्स एवं फेयान, जिसको केयास विषय से संबंधित उच्च भौतिकी की एक पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर प्रस्तुत की गई है। सब लिखा गया, एक सारांश या ऐसे टाइप, इसको पढ़ लीजिए, इसका कोई विशेष मतलब नहीं है नीट के एग्जाम ऑफ व्यू से। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर यानी त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जो त्रुटियां हो रही हैं उनको एक साथ कैसे जोड़ें घटाएंगे, ये कहने का मतलब जोड़ेंगे, संयोजन का मतलब जोड़ना। तो यदि हम कोई ऐसा प्रयोग करें जिसमें कई माप सम्मिलित हों तो हमें यह भी जानना चाहिए कि इन मापनों में त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं यानी जोड़ी जाती हैं, कंबाइंड की जाती हैं। उदाहरण के लिए किसी पदार्थ का घनत्व उसके द्रव्यमान और आयतन के अनुपात द्वारा प्राप्त किया जाता है, क्योंकि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यदि हम किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसकी आमापों या विमाओं के मापने में त्रुटि करते हैं तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि उस वस्तु के पदार्थ के घनत्व में भी त्रुटि आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन है, तो द्रव्यमान और आयतन को नापने में अगर हम गड़बड़ करेंगे तो घनत्व गड़बड़ हो जाएगा। यह आकलन करने के लिए कि यह त्रुटि कितनी होगी, हमें यह सीखना होगा कि विभिन्न गणितीय संक्रियाओं में त्रुटियां किस प्रकार संयोजित होती हैं। इसके लिए हम निम्नलिखित कार्यविधि का अनुसरण करते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग हमारी आ जाती है एरर ऑफ सम और ए डिफरेंस, मतलब जो जोड़ा जा रहा है या घटाया जा रहा है उसमें त्रुटि कैसे होगी। तो किसी संकलन या व्यवकलन की त्रुटि, संकलन का मतलब जोड़ना और व्यवकलन का मतलब घटाना। तो मान लीजिए कि दो भौतिक राशियों a एवं b के मापित मान क्रमशः a प्लस माइनस डेल्टा a कामा b प्लस माइनस डेल्टा b है, जहां डेल्टा a एवं डेल्टा b क्रमशः इन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियां हैं यानी एब्सोल्यूट एरर हैं, डेल्टा a और डेल्टा b। हम संकलन z इक्वल टू a प्लस b में त्रुटि डेल्टा z ज्ञात करना चाहते हैं।
तो संकलित करने पर, तो संकलित करने पर का मतलब जोड़ने पर, तो यह संकलन मतलब जोड़ जो है z इक्वल टू a प्लस बी आ जाएगा। मैं त्रुटि डेल्टा जेड ज्ञात करना चाहते हैं। अब इसमें जो त्रुटि होगी उसको डेल्टा जेड कह रहा है, वो ज्ञात करना चाहते हैं। अब देखिए जो दिया गया है त्रुटि उससे कम ही होगी। मान लीजिए 100 मीटर नापना है तो कुछ सेंटीमीटर की त्रुटि होगी, यानी त्रुटि हमारी बहुत कम है। ये और वो प्लस माइनस दोनों में हो सकती है, यानी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। हम 1 मीटर नाप रहे हैं तो 1 मीटर 10 सेंटीमीटर नाप सकते हैं या 90 सेंटीमीटर नाप सकते हैं, दोनों तरह हो सकता है, इसलिए डेल्टा जेड लिखा गया है। तो डेल्टा जेड ज्ञात करना चाहते हैं, तो संकलित करने पर यानी इनको जोड़ने पर, तो जेड इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड, कम भी नाप सकते हैं ज़्यादा भी, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा है। तो ये हमारा आ जाएगा ए प्लस माइनस, इसमें जो त्रुटि है डेल्टा है, क्योंकि नापने में कम भी नाप सकते हैं ज़्यादा भी। इसी प्रकार बी प्लस माइनस डेल्टा बी। जेड में अधिकतम संभावित त्रुटि, अब जेड में अधिक से अधिक कितनी त्रुटि हो सकती है, तो माइनस की जगह प्लस प्लस वाले साइन लगा दें तो अधिक से अधिक उतनी त्रुटि हो सकती है। तो जेड में त्रुटि डेल्टा जेड है तो ये लिख दिए, और ये डेल्टा ए लिख दिए प्लस डेल्टा बी, क्योंकि ए में डेल्टा ए त्रुटि है, बी में डेल्टा ए बी। और अधिकतम पूछ रहा है, अधिकतम संभावित कितनी है, तो जोड़ देंगे इनको, तो डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गया। अब व्यकलित करने पर मतलब इनको घटाने पर, व्यकलित का मतलब घटाना, तो z इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। के लिए हमें क्या प्राप्त होगा, तो z इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो फिर उसी तरह लिख देंगे a प्लस माइनस डेल्टा ए। अब यहाँ पर प्लस था तो माइनस लिख देंगे, b प्लस माइनस डेल्टा बी इक्वल टू a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो ये साइन जो है a माइनस है तो a माइनस बी एक कोष्ठक में कर दिया, अब प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। तो ये हमारा इस तरह इसको कह सकते हैं। अगर हम इसमें व्यकलित करने पर त्रुटि अगर निकालें तो डेल्टा जेड इक्वल टू प्लस माइनस यहाँ लगा देंगे, यहाँ भी प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ फिर अधिकतम संभावित त्रुटि, अब यहाँ पर यहाँ फिर अधिकतम संभावित त्रुटि हमारी डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगी। तो इसको ध्यान दीजिए। अगर जोड़ा जाएगा तो संभावित त्रुटि अधिकतम डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी होगी, और अगर घटाया जाएगा तो अधिकतम संभावित त्रुटि हमारी डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी होगी। इसमें कम ज्यादा जो भी त्रुटि होगी उनको जोड़ दिया जाएगा। इसको ध्यान देना है कि इसमें केवल प्लस है, इसमें प्लस माइनस दोनों। अतः नियम यह है, अब नियम देखिए क्या है, जब दो राशियों को संकलित यानी जोड़ें या व्यवकलित यानी घटाएं, मतलब संकलित या व्यवकलित किया जाता है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है। तो इसको ध्यान दीजिए। तो नियम ये हमने बना लिया कि दो राशियों को पहले जोड़ घटा लें और जो अंतिम परिणाम आ जाए निरपेक्ष त्रुटि का तो उन त्रुटियों को आपस में जोड़ दें तो वही योग के बराबर हो जाएगा। तो वही कह रहा था, नियम यह है जब दो राशियों को संकलित या व्यवकलित किया जाता है तो अंतिम परिणाम में निरपेक्ष त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर उन राशियों की निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होता है। तो जितनी भी निरपेक्ष त्रुटियां हैं सारी उनको जोड़ दिया जाए तो अंतिम परिणाम में उतनी त्रुटि हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहा है, इस एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। किसी तापमापी यानी थर्मामीटर है द्वारा मापे गए दो पिंडों के ताप क्रमशः T1 इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये जो नाप रही है 20 डिग्री सेंटीग्रेड में 0.5 की एरर है, मतलब त्रुटि है। इसको 15 भी नाप सकता है या 25 भी नाप सकता है, क्योंकि प्लस माइनस लगा नहीं, 19.5 नाप सकता है या 20.5 नाप सकता है, 0.5 है।
5 नहीं है, एवं T2 इक्वल टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसको 49.5 नाप सकता है या 50.5 नाप सकता है। तो इन पिंडों का तापांतर और उसमें आई त्रुटि परिकलित कीजिए। तो टेम्परेचर डिफरेंस और उसमें जो त्रुटि है वो हमको ज्ञात करना है। तो टेम्परेचर डिफरेंस पहले निकाल लें, तो T डैश इक्वल टू T2 में T1 को घटा देंगे तो तापमान का अंतर आ जाएगा, तापांतर जिसको कह रहा है। तो यहाँ पर देखिए T2 में T1 को घटाया तो प्लस 50 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 20 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया हमारा T डैश इक्वल टू 50 में 20 घटा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस, इसमें देखिए अब देखिए ये प्लस माइनस तो 0.5 है, 0.5 है, तो कितनी त्रुटि हो सकती है, तो 0.5 में 0.5 जोड़ देंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा और प्लस माइनस लगा दिए, मतलब इतनी ही त्रुटि हो सकती है तापांतर नापने में, टेम्परेचर डिफरेंस नापने में। तो यही हमारा आंसर हो गया। अब देखिए आगे गुणनफल या भागफल में त्रुटि, यानी एडिशन या डिवाइडेशन में क्या त्रुटि है उसको देखते। गुणनफल एवं भागफल, मल्टीप्लिकेशन एवं डिवीजन, इसमें त्रुटि हम देखेंगे। इसमें देखिए लिखा है एरर ऑफ ए प्रोडक्ट और ए क्वोशिएंट, मतलब गुणनफल या भागफल में एरर। तो इसको देखते हैं गुणन या भागफल की त्रुटि। मान लीजिए कि z इक्वल टू ए बी है, a में b का गुणा है और a एवं b के मापित मान a प्लस माइनस डेल्टा a एवं b प्लस माइनस डेल्टा b हैं। तब क्या होगा, अगर इसका परिणाम निकालें तो टोटल करें तो z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा। अगर इसका जो परिणाम निकल के आएगा तो उसमें त्रुटि डेल्टा z है मान लिया गया है, तो z प्लस माइनस डेल्टा z हो जाएगा इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a, ये वाली राशि, और गुणा है b का तो b प्लस माइनस डेल्टा b का इधर गुणा कर दिया, यहाँ कुछ नहीं तो इसका मतलब गुणा। ये a में कितनी त्रुटि हो सकती है, ये b में कितनी त्रुटि हो सकती है, परिणाम में कितनी त्रुटि हो सकती है। तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे पहले जोड़ते थे अब यहाँ पर गुणा करेंगे तो a में b का गुणा हो गया प्लस माइनस, अब b में एक बार इसके साथ गुणा होगा तो b डेल्टा a हो जाएगा प्लस माइनस, और फिर प्लस माइनस अब इस a का एक बार डेल्टा b में गुणा होगा तो प्लस माइनस a डेल्टा b हो गया। अब प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b में इनका आपस में गुणा होगा। तो इसको ध्यान दीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कैसे हमको निकालना है। तो इस तरह से गुणा में अगर प्रतिशत त्रुटि निकालना है गुणनफल में तो इस तरह निकालेंगे। वाम पक्ष को z से एवं दक्षिण पक्ष को, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो वाम पक्ष मतलब बाएं हाथ की तरफ, बाएं हाथ की तरफ ये है, एवं दक्षिण पक्ष का मतलब दाएं हाथ की तरफ ये है। तो वही कह रहा वाम पक्ष को z से एवं दक्षिण पक्ष को ab से भाग करने पर तो अगर हम भाग दे देंगे इधर z से तो z कट जाएगा तो एक आ जाएगा तो 1 प्लस माइनस, अब डेल्टा z अपान z हो जाएगा क्योंकि ये तो डेल्टा z से z कटेगा नहीं। इसी प्रकार इधर AB से भाग दे रहा है तो ये a कट जाएगा, इसमें देखना है, इसमें ये जो नीचे दिए गए, तो AB से भाग करेगा तो AB कट जाएगा तो 1 आ जाएगा प्लस माइनस b से b कटेगा तो डेल्टा a अपान a बचेगा। इसी प्रकार इसमें करेगा तो प्लस माइनस डेल्टा b अपान b बचेगा और प्लस माइनस डेल्टा a अपान a बचेगा और डेल्टा b अपान b बचेगा, यानी नीचे a b ही रहेगा पूरा, तो डेल्टा a अपान a लिख सकते हैं, अलग करके गुणा करके डेल्टा b अपान b कर सकते हैं। तो अगर इधर z का और इधर ये ab का भाग दे दें तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा।
चूंकि डेल्टा ए एवं डेल्टा बी बहुत छोटे हैं, उनके गुणनफल को हम उपेक्षणीय मान सकते हैं। तो अब चूंकि देखिए डेल्टा है, मान लो 0.1 में 0.1 का गुणा किया जाए तो 0.01 ऐसे आ जाएगा, तो और घट जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है डेल्टा एवं डेल्टा बी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं। तो इसमें से इसको अगर हटा दिया जाए तो डेल्टा जेड अपान जेड इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी आ जाएगा। आप यह आसानी से जांच सकते हैं कि यह तथ्य भागफल पर भी लागू होता है। तो ये देखिए भाग पर भी, गुणनफल यहाँ किया, भाग यहाँ दिया, तो गुणनफल और भागफल दोनों में ही लागू होता है। अतः यह नियम है अतः नियम यह है, जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि यानी एब्सोल्यूट एरर, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक रिलेटिव एरर, नॉट एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट नहीं रिलेटिव एरर, उन गुणकों अथवा भाजकों में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती है। तो जो गुणा और भाग किया जा रहा है उसकी जो आपेक्षिक त्रुटियां हैं, रिलेटिव एरर है, उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो वही कह रहा है कि अतः नियम यह है, जब दो राशियों को गुणा या भाग किया जाता है तो प्राप्त परिणाम में आपेक्षिक त्रुटि यानी रिलेटिव एरर उन गुणकों तथा भाजकों यानी जो गुणा किया गया या भाग दिया गया में आपेक्षिक त्रुटियों का योग होती हैं, उनको जोड़ दिया जाता है। अब एग्जाम्पल द्वारा यह चीज़ हमको स्पष्ट हो जाएगी। तो उदाहरण देख लेते हैं। प्रतिरोध जिसको आर रेजिस्टेंस कहते हैं इक्वल टू वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज अपान करंट है, यानी वी अपान आई, जहाँ वी हमारा 100 प्लस माइनस 5 वोल्ट है एवं करंट आई 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर है। आर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, आर में ज्ञात करना है। तो वी में प्रतिशत त्रुटि 5% है, ये देखिए 100 प्लस माइनस 5 यानी 100 को परसेंट मान लें तो 5% की त्रुटि, और आई में इसी प्रकार 2% की, 2/100 0.2 का अंतर है। इसमें देखिए 100 में है तो 5% और इसमें 10 प्लस माइनस 0.2 है। तो इसको ध्यान दीजिएगा कि 10 में 0.2 है तो 100 में 0.2 इंटू 100 होगा, ऐसे करेंगे। 10 में 0.2 तो 1 में 0.2 अपान 10, तो 100 में 0.2 अपान 10 गुणे 100, तो 10 से 100 कटेगा तो 10 आ जाएगा, 0.2 में 10 का गुणा होगा तो 2% आ जाएगा। तो ध्यान देना ये 100 नहीं है। तो V में प्रतिशत त्रुटि 5% आ गई और I में 2% आ गई, इसलिए R में कुल प्रतिशत त्रुटि, इनको जोड़ दीजिए। वही कह रहा है कि अपेक्षित त्रुटियों का योग होती हैं। तो गुणा या भाग वाला जो भी है तो उनको जोड़ देते हैं, तो 5% प्लस 2% तो 7%। तो हमारी जो रेजिस्टेंस में प्रतिशत त्रुटि होगी वो 7% आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। R1 बराबर 100 प्लस माइनस 3 ओम, रेजिस्टेंस का मात्रक ओम है। R2 200 प्लस माइनस 4 ओम के दो प्रतिरोधकों यानी रेजिस्टेंस को A पहले श्रेणी क्रम में, B बाद में पार्श्व यानी समांतर क्रम या पैरेलल में संयोजित यानी जोड़ दिया जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन तथा B पार्श्व क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो पहले जब सीरीज में जोड़ा गया श्रेणी क्रम में तब, और जब पार्श्व यानी पैरेलल क्रम में जोड़ा गया तो दोनों में तुल्य प्रतिरोध क्या है। ए के लिए संबंध R बराबर R1 प्लस R2 तथा B के लिए संबंध 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 तथा डेल्टा R डैश अपान R डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपान R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपान R2 स्क्वायर का उपयोग कीजिए। ये थोड़ा भद्दा दिख रहा है तो इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। डेल्टा R1 अपान R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपान R2 स्क्वायर, इसका हमको उपयोग करना है। तो उसने बता दिया है कि हमको उपयोग क्या करना है। तो वैसे भी सीरीज के लिए ये फार्मूला है, समांतर सीरीज में श्रेणी क्रम में, और समांतर यानी पैरेलल का फार्मूला ये होता है।
आगे हम जब आपको कक्षा 12 में पढ़ने को मिलेगा तब ये बहुत डिटेल में रहेगा। अभी इसको समझ लीजिए कि सीरीज का फार्मूला ये है, समांतर का ये। तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अब श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं तो फार्मूला हमको दे दिया है कि R बराबर R1 प्लस R2 जोड़ना है। तो ये 100 प्लस माइनस त्रुटि हमारी 3 है ओम, प्लस 200 प्लस माइनस 4 त्रुटि है। तो ये जोड़ने पे 100 में 200 तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, तो आ गया 300 प्लस माइनस 4 3 7 और प्लस माइनस वैसे लगा देंगे, तो इतने ओम की त्रुटि होगी। अब पार्श्व क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध, अब पैरेलल में जोड़ेंगे जब तो उसका त्रुटि क्या होगी। अब देखिए 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 था, इसको लिखेंगे करके दिखा देते हैं। 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 लिखेंगे। तो अगर हम R1 R2 कॉमन ले लें, R1 R2, तो ऊपर R1 प्लस R2 आ जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 1/R डैश। तो R डैश अगर लिखें तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2 हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट R डैश लिख दिया है, ये न लिख करके। तो R डैश इक्वल टू R1 R2 अपान R1 प्लस R2, तो ये आ गया R1 R2 हमारा। तो देखिए R1 हमारा 100 था, R2 200 था बिना त्रुटि के, तो 100 गुणे 200 अपान 100 प्लस 200, तो ये किए तो ये हो गया हमारा 2 के आगे 4 जीरो हो जाएंगे और ये 300 हो जाएगा। तो एक एक जीरो कट गया तो 200/3 आ गया। इसको और सरल करेंगे तो 66.7 ओम आ जाएगा। अतः 1/R डैश, अतः चूंकि 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 से हमें प्राप्त होता है। अब अगर इससे हम प्राप्त करें तो डेल्टा R डैश अपान R डैश स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपान R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपान R2 स्क्वायर। अब देखिए ये चीज़ क्वेश्चन में खुद बता रहा है, इसको देखिए ये क्वेश्चन में लिख रहा है कि डेल्टा R डैश इक्वल टू R डैश का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपान R1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपान R2 का स्क्वायर का उपयोग करना है। तो उसी का उपयोग करके निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा R डैश अपान R1 स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R1 अपान R1 स्क्वायर प्लस डेल्टा R2 अपान R2 स्क्वायर। तो डेल्टा R डैश इक्वल टू, अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये R का R डैश स्क्वायर इसमें भी गुणा होगा और R डैश स्क्वायर इसमें भी गुणा होगा, तो ये गुणा हो गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारी, R डैश हमने निकाला था 66.7, तो 66.7/R1 हमको पता है, R1 हमको पता है 100 था, तो इसका पूरे का कुल मिला के मानिए कि स्क्वायर स्क्वायर वाले को एक तरफ कर लिया, तो स्क्वायर स्क्वायर वाले ब्रैकेट बंद हो गए। R डैश हमारा इतना है और R1 100 था, 100 लिख दिया और इनटू डेल्टा R1। तो पहले त्रुटि कितना थी डेल्टा R1 में +3 थी, तो 3 लिख दिया और R2 में 4 होगा तो 4 लिखेगा। तो यहाँ पर देखिए 3 लिख दिया और इसमें ये 4 लिखा है। R2 200 था तो 200 लिखा है, सॉल्व किया तो 1.8 आ गया। अतः R डैश इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेगा तो 66.7 पूरे को सॉल्व करेगा R डैश, तो अब हमारा डेल्टा R डैश मतलब जो त्रुटि है वो इतनी आ गई। R डैश हमारा इतना आया, त्रुटि इतनी आ गई, तो R डैश इक्वल टू इतना प्लस माइनस इतना कर देगा जो त्रुटि आई है, मतलब इतना कम भी नाप सकता है और इतना ज़्यादा भी, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिखा है। यहाँ सार्थक अंकों के नियमों को प्रमाणित करने की त्रुटि से डेल्टा R डैश का मान 2 के स्थान पर 1.8 के रूप में व्यक्त किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ सार्थक अंक के हिसाब से यहाँ पर डेल्टा R डैश का मान 2 के स्थान पर 2 की जगह 1.8 लिखा है। यहाँ 2 लिख सकता था इसको 1 बढ़ा के, लेकिन चूंकि सार्थक अंक को ध्यान देना है इसलिए 1.8 लिखा है। अब मापित राशि की घातों के प्रकरण में त्रुटि,
अब इसको अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे।